Dear students, welcome back to my channel. And student, today we are going to talking about the topic that how can we make a host competent. Okay, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जीन क्लोनिंग के थ्रू किस तरह से हम बैक्टीरिया को और वायरसेस को एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, एंड नाउ वी आर डिस्कस दैट कि हम एक बैक्टीरिया को और होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं डीएनए को एक बैक्टीरिया के अंदर में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और डीएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक. सो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू हम अपने डिजायरेबल जीन को एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि जो कैरेक्टर्स है वो प्रोजेनी में दिखाई दे. ओके, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं. उस प्लाज्मिड के अंदर में हम अपना डिजायरेबल डीएनए ऐड करते हैं और इसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. ओके, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम इस होस्ट सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस कराते हैं. बट क्या ये होस्ट सेल जो होता है वो हमारे डीएनए को इतनी आसानी से इंटेक करेगा? नहीं करेगा. यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं इस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ताकि वो हमारे डीएनए को इनटेक करे. ओके, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? नॉर्मली आपको मालूम है स्टूडेंट कि जो डीएनए होता है वो एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है. ओके, मैंने न्यूक्लिक एसिड की वीडियो प्रॉपरली अपलोड की हुई है, डिटेल्ड वीडियो है जिसपे मैंने डीएनए के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और वीडियोस को फॉलो करिए. ओके, डीएनए जो होता है एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है. ओके, मींस इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. हाइड्रोफिलिक डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. ओके, और जो हमारा बैक्टीरियल सेल है वो क्या होता है, नॉर्मली आपको मालूम है कि जो बैक्टीरियल सेल की जो वॉल होती है इससे लिपिड का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है. ये जो लिपिड्स क्या करती है स्टूडेंट? दीज आर हाइड्रोफोबिक. क्या होती है? दीज आर हाइड्रोफोबिक. ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब आप सोचिए कि इसको तो ऑलरेडी फोबिया है और ये वाटर लविंग है और इसको पानी से ही फोबिया है, तो ये कैसे इस डीएनए को अंदर इनटेक करने देगा? नहीं करने देगा. तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे. ओके, नाउ हम इसको ट्रीट करेंगे एक डाइवेलेंट कटायन से. ओके, सो वी कैन ट्रीट दिस बैक्टीरियल सेल विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन. और वो डाइवेलेंट कटायन क्या होगा? दैट इज कैल्शियम आयन. कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होता है. ओके, ये क्या है? पॉजिटिव आयन. कैल्शियम को हम यूज करते हैं बिकॉज कैल्शियम स्ट्रॉन्ग होता है, डाइवेलेंट कटायन होता है, और आपको मालूम है कि डीएनए जो है वो सिंगल नेगेटिव चार्ज है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर अट्रैक्ट कर ही लेगा. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन. This is the process is known as electroporation and it is a chemical process. This is a chemical process. इस प्रोसेस में हमने क्या किया? हमने बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया किससे? एक डाइवेलेंट कटायन से, दैट इज कैल्शियम. और इस डाइवेलेंट कटायन से जब हम ट्रीट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा. मींस यहाँ पर लाइसिस आएंगे, पोर्स बन जाएंगे, इसकी परमेबिलिटी स्ट्रांग होगी और जो डीएनए होगा वो आराम से इजिली एंटर करेगा. ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड. ठीक है, और इस इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के थ्रू हम अपने होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं कि वो हमारा जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको अपने अंदर इंटेक करे. ओके, नाउ सेकेंड प्रोसेस इज दैट, जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज इंक्यूबेशन प्रोसेस. व्हाट इज इंक्यूबेशन प्रोसेस? इंक्यूबेशन एक बहुत ही जनरल प्रोसेस है स्टूडेंट. जनरली क्या होता है,
जिस तरह से एनवायरमेंट का एक इम्प्रेशन पड़ता है बॉडी पर, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर ही यूज करनी है। सपोज करिए कि आप एक चिल्ड एसी रूम में बैठे हुए हो और फिर अचानक से आपको कहीं बाहर जाना पड़ा और जो बाहर का टेम्परेचर है 47 और 48 डिग्री पे है। सोचिए, थिंक करिए कि आप एक चिल्ड टेम्परेचर से निकल के एक बिल्कुल हीट एनवायरनमेंट में गए और फिर वापस से अपना काम खत्म करके आप वापस से फिर अपने घर वापस आ गए, मतलब फिर से एक कूल एनवायरनमेंट में आ गए। तो ये जो एक एनवायरमेंटल चेंज हुआ, जो टेम्परेचर का चेंज हुआ, उसकी वजह से आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आएंगे, है ना। क्या होगा, घर में आओगे तो मम्मी कहेगी यार सर्द गर्म हो गया है, ठंडी लग गई है, सर्दी लग गई है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो वेदर का जो कंडीशन का असर आपकी बॉडी पे हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है। इंक्यूबेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, जो हमारा आरडीएनए है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको प्लस होस्ट सेल को, जो हमारा होस्ट सेल है, इन दोनों को एक साथ हम आइस के अंदर रखेंगे। किसमें रखेंगे? आइस के अंदर में रखेंगे, ठीक है। आइस में रखने के बाद अब हम इसे एक हीट टेम्परेचर देंगे, ठीक है, मतलब एक हीट शॉक देंगे। कितना हीट शॉक देंगे? टेम्परेचर कौन सा रखेंगे? दैट इज 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूछा जाता है ये टेम्परेचर हम हीट करेंगे इसे 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड नाउ आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो कीप दिस सेल्स इन आइस, और फिर से हम इसे आइस के अंदर में डालेंगे। मीन्स हमने एक कंडीशन यहाँ पे फिक्स की। पहले हमने अपने डीएनए और होस्ट सेल को एक साथ आइस में रखा, उसके बाद हमने एक इसको हीट शॉक दिया, इसे एक टेम्परेचर पे रखा, 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। चूंकि ये डीएनए है तो हम टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने ये टेम्परेचर सेट किया और फिर हमने एक आइस पे रखा। जब हम इस ट्रीटमेंट से इसको कंप्लीट कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो बैक्टीरिया होगा वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बनेगा और हमारे जो डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए, उसको अंदर इनटेक करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है इसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस आएंगे और वो आराम से इनटेक कर लेगा हमारे डीएनए को, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेशन फॉर टू कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। Okay, now next one is that micro injections. What is micro injections? Micro injections का जो यूज करते हैं स्टूडेंट नॉर्मली एनिमल सेल के लिए करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है इंजेक्शंस तो हमेशा ह्यूमन बीइंग को ही लगते हैं ना, सबको डर लगता है इंजेक्शन से, बट यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शंस को यूज करते हैं एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शंस बहुत छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं। मान लीजिए ये हमारी एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस हमारा है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में हमको इंट्रोड्यूस कराना है अपना डीएनए, ठीक है। तो हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम अपना जो डीएनए है वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं एनिमल सेल्स के। आपको मालूम है एनिमल सेल के ऊपर कोई सेल वॉल तो होती नहीं है, तो हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी स्किन पर इंजेक्शन लगा सकते हो, अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसके जो हार्मोन्स का जो एक्टिविटी है, पावर है, वो स्ट्रांग हो और फिर वो दूध देने लगती है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन कुछ छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं। मेंशन कर लीजिए स्पेशली फॉर एनिमल सेल, एनिमल सेल, स्पेशली फॉर एनिमल सेल। ओके, नाउ बायोलिस्टिक प्रोसेस और जीन गन। व्हाट इज बायोलिस्टिक प्रोसेस और जीन गन? जो बायोलिस्टिक प्रोसेस होती है स्टूडेंट, वो नॉर्मली प्लांट सेल के लिए यूज की जाती है, ठीक है, प्लांट सेल के लिए। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसको हम जीन गन बोल रहे हैं। अभी जीन गन हम क्यों बोलते हैं? जो हमारी गोल्ड होती है नॉर्मली, जो इसमें यूज करते हैं हम गोल्ड को, और जो टंगस्टन होता है, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन के मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं और उसपे हम क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन के मॉलिक्यूल पे हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसुलेट कर देते हैं, सॉरी, हम अपने डीएनए को इंसुलेट करेंगे इस गोल्ड पर या टंगस्टन के मॉलिक्यूल पर। कैसे? आप
जस्ट लेट मी एन एग्जांपल कि हमने एक गुलेल लिया, गुलेल तो आप लोग ने देखा होगा, हमने एक गुलेल लिया और उस गुलेल के ऊपर हमने एक ब्रिक या एक स्टोन को फिक्स किया और पूरी एफिशिएंसी से उसे अपनी तरफ खींचा और उसी एफिशिएंसी से हमने उसको रिलीज किया। तो जितने प्रेशर से हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे उतने ही प्रेशर से वो आगे भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस यूज करेंगे। आप सपोज कर लीजिए कि जो हम आपका गोल्ड या टंगस्टन के मॉलिक्यूल है वो आपकी एक गुलेल है, और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमारा आरडीएनए है, वो क्या है, वो ब्रिक है या स्टोन है जो हम उस गुलेल में लगाएंगे और फिर हम उसे पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी पावर के साथ में प्लांट सेल के न्यूक्लियस पे एक बम्बार्डमेंट कराएंगे। ठीक है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीन गन। ठीक है, हम एक गन की तरह यूज करेंगे ताकि जो डिजायरेबल डीएनए है वो आराम से पहुंच जाए प्लांट सेल के अंदर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस नॉर्मली प्लांट सेल के लिए यूज की जाती है। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमने इतनी सारी चीजें देखी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना देखा, हमने बायोलिस्टिक प्रोसेस देखी, माइक्रो इंजेक्शंस को देखा, इंक्यूबेशन प्रोसेस देखी, इलेक्ट्रोपोरेशन को पढ़ा। नाउ व्हाट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए? डीएनए को आइसोलेट हम कैसे करेंगे किसी भी सेल के अंदर से? ओके, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनके अपने अपने फॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा बैक्टीरियल सेल है या हमारा जो वायरस होते हैं, ठीक है, हमारे जो फंगस होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल हो गए, ये जितने भी हमारे सेल्स होते हैं इन सबके सेल वॉल को पहले हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा डीएनए होता है वो किसके अंदर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और न्यूक्लियस किसके अंदर में होता है, सेल के अंदर में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हमको सेल के अंदर से फिर उस न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए को निकालना है। तो सबसे पहले सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो सेलुलोज को डिसॉल्व करने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करेंगे। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? सेलुलेज। ठीक है, तो सेलुलोज को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज सेल्यूलेज। नाउ जो हमारे फंजाई होते हैं, वायरसेस में हम रेट्रोवायरस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ जो हमारे फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइटिनेज। ठीक है, पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आप लोग वीडियोस को रिवर्स करके देखिएगा, सारी चीजें आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो काइटिनेज, काइटिनेज का यूज करेंगे तो फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो डिसॉल्व होगी। नौ एनिमल, एनिमल के अंदर में कोई सेल वॉल नहीं होती है, उसमें हम डायरेक्ट ही इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है, तो ये जो हमारी सेल वॉल होती है इनको हमने डिसॉल्व कर लिया। अब भाई सेल के अंदर तो चले गए, अब सेल के अंदर फिर हमको कहा जाना है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, बहुत सारा प्रोटीन होगा, ठीक है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, तब हमको डीएनए मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। और हमको डीएनए एक थ्रेड के फॉर्म में ही चाहिए, तभी हम उसे यूज करके रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने भाई सेल वॉल को डिसॉल्व कर लिया, सेल वॉल के अंदर हम चले गए। ठीक है, अब बात आई न्यूक्लियस के अंदर। अब ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, नॉर्मली ये हमारा डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियस, आपको मालूम है, सेल का स्ट्रक्चर क्लास 9th में ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये इस तरह से डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर में होता है हमारा डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में हमारा होता है, क्या होता है? डीएनए। ठीक है, हमें इस डीएनए को आइसोलेट करना है, बट इसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आरएनएज होते हैं। अब हम क्या करेंगे? एंजाइम्स को यूज करेंगे और इनको भी सिंथेसाइज करेंगे, इनको भी डिसॉल्व करेंगे। कैसे? भाई प्रोटीनेज, प्रोटीन है तो हम एंजाइम यूज करेंगे प्रोटीनेज का। ठीक है, प्रोटीनेज एंजाइम यूज करेंगे जिससे ये प्रोटीन्स जो होंगे वो पूरी तरह से सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएंगे। फिर हमारे क्या होंगे? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड के लिए हम आरएनएज का यूज करेंगे।
ठीक है, आरएनएज का यूज करेंगे, मतलब राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को ही हम आरएनएज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो होगा वो जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सिंथेसाइज कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो हम जब डीएनए के पास पहुंचेंगे तो आपको मालूम है कि डीएनए न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर में पड़ा होगा, कुछ लिक्विड्स होते हैं, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए कभी भी एक प्रॉपर वे में हमको नहीं मिलता है, तो हमको क्या करना होगा, उस मैक्रोमोलिक्यूल्स से भी उसको प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में निकालना होगा, ओके। और उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे हम कैसे, विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, मतलब कि C2H5OH का यूज करेंगे, चिल्ड, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा चिल्ड C2H5OH, चिल्ड इथेनॉल को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, एक प्रेसिपिटेशन वहां पे बनेगा किसका, डीएनए का, और डीएनए के थ्रेड्स जो होंगे वो पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, डीएनए के आइसोलेशन के लिए हमने सबसे पहले बैक्टीरियल जो सेल वॉल होगी, काइंड डिपेंड करेगा कि किस काइंड की सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल है कि हमारी वायरल सेल है कि फंजाई है कि एनिमल सेल है, तो काइंड ऑफ सेल वॉल के अकॉर्डिंग हम एंजाइम्स को यूज करेंगे और सेल वॉल को डिसॉल्व करेंगे, ओके। नाउ हम न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे क्या क्या होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बाद डीएनए होंगे। तो हम वहां पर भी एंजाइम्स का यूज करेंगे। कौन कौन से एंजाइम, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज यूज किया, ठीक है, आरएनए के लिए हमने आरएनएज यूज किया, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, और हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि डीएनए के साथ में अटैच है उनको हटाने के लिए हमने चिल्ड C2H5OH का, चिल्ड इथेनॉल का यूज किया, जिससे हमको एक डीएनए जो मिला, जो हमारा डीएनए फॉर्म हुआ, वो डीएनए फॉर्म हुआ एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा वहां पे और थ्रेड्स ऑफ डीएनए जो होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करके उसको यूज कर सकते हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक अ होस्ट कंपिटेंट। हम अपने बैक्टीरिया को या अपने होस्ट को कंपिटेंट कैसे बना सकते हैं, डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं होस्ट को कंपिटेंट बनाने के लिए, ओके। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।